हेलो स्टूडेंट्स, आज पुनः मैं हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का हमारा टॉपिक जो लगातार अभी चल ही रहा है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्य। और इस कड़ी का ये चौथा वीडियो है, अर्थात पार्ट 4 मैं इसे मान रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स यानी शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण में जानेंगे। और इसमें हम ये जानेंगे कि किस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग इस क्षेत्र से जुड़े हुए, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, और जो उन्होंने वर्गीकरण किया उसका कंसेप्ट क्या है। तो इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद जो है हम इसके योग्य हो जाएंगे कि हम शिक्षा के या शैक्षिक उद्देश्यों का जो अलग अलग वर्गीकरण है उसको समझने के उसे हम समझ लेंगे। ठीक है, तो हम वीडियो शुरू करते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में, अर्थात टीचिंग लर्निंग के फील्ड में जो है बहुत क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। और जो मॉडर्न एजुकेशन का जो कंसेप्ट है, चाहे उसमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात है, चाहे उसमें जो है हम इंडिविजुअल डिफरेंस को एड्रेस करने की बात करते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मनोविज्ञान की देन है। ठीक है, तो यदि शैक्षिक उद्देश्यों की बात की जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान ने ही इस बात का उद्घाटन किया या इस बात को सामने लेकर आया कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति का अर्थ सीखने वाले या सीखने वालों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन से होता है। वांछित परिवर्तन यानी एक्सपेक्टेड चेंज। हम लगातार इन बातों पे चर्चा करते आ रहे हैं कि कुछ सब्जेक्ट को पढ़ के और जो है कुछ मार्क्स हासिल करना, ये शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति इसे बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। और अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो हम शिक्षा के बहुत ही निचले पायदान की बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि हम वास्तव में शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की बात करेंगे तो वो लर्नर के बिहेवियर से हमें दिखना चाहिए। लर्नर का जो हमारा जो उसका बिहेवियर के जो विभिन्न एस्पेक्ट्स हैं, विभिन्न पहलू हैं व्यवहार के, उन व्यवहारों से ये प्रकट होना चाहिए कि वास्तव में उसने कुछ सीखा हुआ है। ठीक है, यदि मनुष्य के समस्त व्यवहारों को देखें, जितने भी प्रकार के मनुष्य व्यवहार करता है, तो इन व्यवहारों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है: ज्ञानात्मक कॉग्निटिव, क्रियात्मक कोनेटिव, और भावात्मक यानी अफेक्टिव। मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही कि जो है हम किसी भी मानव के व्यवहार को इन 3 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षार्थियों को कोई भी विषय पढ़ाएं अथवा उनसे हम कोई भी क्रियाकलाप करवाएं, ठीक है, तो उससे उनके ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों प्रकार के व्यवहारों में परिवर्तन होता है। आप बच्चे को जो भी चीज़ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उसे जो भी क्रिया करवाने की कोशिश करते हैं, निश्चित रूप से उसका जो व्यवहार होता है, उसके व्यवहार पर उन सारी चीज़ों का परिवर्तन होता है। ठीक है, हालांकि ये बात दूसरी है कि कुछ क्रियाओं से ज्ञानात्मक स्तर पे ज़्यादा परिवर्तन होता है, तो कुछ क्रियाओं से भावात्मक स्तर पे, और कुछ क्रियाओं से जो है क्रियात्मक स्तर पे ज़्यादा परिवर्तन होता है। लेकिन ये निश्चित है कि जितने प्रकार की भी जो है क्रियाएं आप करवाते हैं या जितने प्रकार के भी कंटेंट्स आप बच्चों को पढ़ाते हैं, निश्चित रूप से इससे जो है हमारे सीखने वाले यानी लर्नर के व्यवहार पे जो है प्रभाव पड़ता। ठीक है, यदि हम शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात की जाए, हम सीधे मुद्दे पे आते हैं, तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट इस क्षेत्र में जो पहला प्रयास था वो अमेरिका के प्रोफेसर, शिकागो विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर बीएस ब्लूम है, बेंजामिन सैमुअल ब्लूम। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया और इन्होंने स्पष्ट किया
कि जो शिक्षण के लक्ष्य है, शिक्षण के लक्ष्य का सीधा संबंध सीखने से होता है, ठीक है। और सीखने का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन। ये हमारी चर्चा लगातार चल रही है कि यदि हम कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं, यदि हम बच्चे को कुछ सिखाना चाह रहे हैं, तो हम उद्देश्य रखते हैं, ठीक है। हम उद्देश्य क्यों रख रहे हैं? हम कुछ सिखाने के लिए रख रहे हैं उद्देश्य। सिखाना हम क्यों चाह रहे हैं? सिखाने के द्वारा या लर्निंग के द्वारा जो है हम कुछ परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, और वो परिवर्तन सामान्यतः व्यवहार में परिवर्तन ही वो होता है, ठीक है ना। तो बीएस ब्लूम ये कह रहे हैं कि जो शिक्षण के लक्ष्य होते हैं या जो शैक्षिक उद्देश्य होते हैं, उनका सीधा संबंध लर्निंग से होता है, ठीक है। और सीखने का अर्थ है व्यवहार परिवर्तन। अर्थात जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा, जब तक बिहेवियरल चेंज नहीं होगा, तब तक आप उसे लर्निंग नहीं कह सकते, ठीक है। तो इन्होंने जो है इस व्यवहार परिवर्तन को 3 भागों में विभाजित किया, ठीक है। इन्होंने जो जिस प्रकार से मनोवैज्ञानिकों ने किया था, इन्होंने भी इसी तरीके से जो है उसको विभाजित करने की कोशिश की है। पहला कॉग्निटिव, दूसरा एफेक्टिव और तीसरा मनोशारीरिक, ठीक है। लेकिन ब्लूम ने इसमें थोड़ा सा चेंज, जो इससे पहले जो मनोवैज्ञानिकों ने जो कॉग्निटिव और एफेक्टिव का जो कंसेप्ट दिया था, पहली बात तो ब्लूम ने जो है इनके क्रम को चेंज कर लिया। अब ब्लूम ने जो है एफेक्टिव जो तीसरे नंबर पे था वो उसे दूसरे नंबर पे लाए हैं, और मनोशारीरिक को, जिसको क्रियात्मक कह रहे थे या कॉग्निटिव कह रहे थे, अब ब्लूम जो है उसे क्या कह रहे हैं? मनोशारीरिक कह रहे हैं या साइकोमोटर कह रहे हैं। चीज़ें बिल्कुल सेम है, इन्होंने इनके नाम और क्रम में परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तो इस क्षेत्र में जो सबसे पहला प्रयास आपका है बीएस ब्लूम का है। तो बीएस ब्लूम ने 1956 में, सबसे पहले 1956 में जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, यानी कॉग्निटिव लेवल के जो उद्देश्य हैं, ठीक है, इन उद्देश्यों को जो 6 पदों में विभाजित किया, ठीक है। और इसे शैक्षिक लक्ष्यों के क्रमित विस्तार, यानी टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की संज्ञा दी। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये जो है बीएस ब्लूम का जो वर्गीकरण है, इसमें जो है इन्होंने जो कॉग्निटिव यानी ज्ञानात्मक स्तर के जो है जो लक्ष्य हैं, जो उद्देश्य हैं, उन्हें 6 भागों में बांटा या 6 पदों में विभाजित किया। ब्लूम के बाद जो है अमेरिका के ही एक व्यक्ति जिनका नाम सिम्पसन है, ठीक है। तो सिम्पसन ने जो है मनोशारीरिक यानी साइकोमोटर क्षेत्र के जो लक्ष्य है, उन लक्ष्यों को इन्होंने 6 पदों में बांटा या 6 भागों में बांटा, और अमेरिका के ही करथवाल और मसिया, इन 2 व्यक्तियों ने जो है भावात्मक क्षेत्र के जो लक्ष्य हैं, इन्हें भी 6 पदों में विभाजित किया, ठीक है। तो जो ये 3 आप देख रहे हैं, ठीक है। पहला आप जो है देख रहे हैं ज्ञानात्मक, दूसरा आप देखते हैं भावात्मक, और तीसरा आप देख रहे हैं मनोशारीरिक, ठीक है। तो ये जो तीनों क्षेत्र यानी जो व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र, आप ये मान सकते हैं या आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब हम बच्चे को कुछ पढ़ाते हैं, जब हम बच्चे से लर्निंग से संबंधित या सीखने से संबंधित कोई क्रियाकलाप करवाते हैं, ठीक है, तो इन चीज़ों से, इन क्रियाकलापों से उस सीखने वाले के व्यवहार में 3 क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र में, भावात्मक क्षेत्र में और मनोशारीरिक क्षेत्र में। ज्ञानात्मक क्षेत्र में मतलब इससे जो है वो कुछ चीज़ों को, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ फैक्ट्स को मिल सकते हैं, उसके दिमाग में जो है वो चीज़ों को रिकॉल और रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। भावात्मक स्तर पे वो उन चीज़ों को एसिमिलेट कर सकता है, उन चीज़ों को रियलाइज कर सकता है, जो उसकी इंटरनल फीलिंग्स हैं वहाँ उनका जो है कोऑर्डिनेशन बना सकता है। और मनोशारीरिक या साइकोमोटर जिसे हम कह रहे हैं, इस क्षेत्र में यदि जो है किसी चीज़ को पढ़ाने के बाद या किसी क्रिया को करने के बाद परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन जो है सीधे सीधे सीखने वाले के व्यवहार में देखा जा सकता है, यानी वो जो कार्य करता है उसकी स्किल में इम्प्रूवमेंट होता है, या
उसका जो डे टू डे लाइफ सिचुएशन है वहाँ पे यदि वो उस ज्ञान को यूज कर रहा है तो इसका मतलब जो है साइकोमोटर जो स्तर है, जो लेवल है, वहाँ पे जो है चेंज हुआ है। ठीक है। कुछ लर्निंग ऐसी हो सकती है कि जिनसे केवल एक ही क्षेत्र में या दो ही क्षेत्र में परिवर्तन हो। कुछ लर्निंग ऐसी हो सकती है कि जिससे 3 के 3 क्षेत्र में परिवर्तन हो। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो लर्निंग कंटेंट है, लर्निंग टॉपिक है, वो कैसा है और किस प्रकार की लर्निंग सिचुएशन जो है आपने बच्चे के सामने क्रिएट की है। ठीक है। यदि आप जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, यदि आप एक्सरसाइज पे ज़्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं, तो निश्चित ही जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करेंगे तो उससे बच्चे का नॉलेज तो बढ़ता ही बढ़ता है, उसके साथ साथ उसके स्किल डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है। तो एक क्षेत्र के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में जो है उसका व्यवहार परिवर्तन होता है। ठीक है। तो ये आपका जो है BS ब्लूम, सिम्पसन और करथवाल तथा मसीहा ने जो है इन तीनों क्षेत्रों के जो उद्देश्य हैं उन्हें अलग अलग भागों में विभाजित करने की कोशिश की। ठीक है। अब जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोशारीरिक क्षेत्र। ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों के जो उद्देश्य हैं, इन तीनों क्षेत्रों के जो उद्देश्य है वो 6 पदों में, जैसे मैं अभी बता रहा था आपको। तो सबसे पहले आपका आता ज्ञानात्मक क्षेत्र यानी कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा आपका भावात्मक क्षेत्र एफेक्टिव डोमेन और तीसरा आपका आ गया मनोशारीरिक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन। ठीक है। जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य होते हैं इनका संबंध सूचनाओं के एकत्रीकरण और उनकी व्याख्या से होता है। दूसरा जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य होते हैं इनका संबंध हृदय तथा आंतरिक भावनाओं और अनुभवों से होता है। और जो मनोशारीरिक क्षेत्र के जो आपके उद्देश्य हैं इनका संबंध व्यवहारिक कार्यों एवं अभ्यास से होता है। ठीक है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं जिन्हें हम ब्लूम की कह रहे हैं कि ब्लूम ने इन 6 को बांटा है। तो पहला उद्देश्य इसका है ज्ञान, नॉलेज, दूसरा है बोध, कंप्रीहेंशन या अंडरस्टैंडिंग, तीसरा आपका है प्रयोग, एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस यानी विश्लेषण, पांचवा है सिंथेसिस यानी संश्लेषण और छठवां है आपका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। उसी प्रकार जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं इसमें पहला है आहरण यानी रिसीविंग, दूसरा आपका है अनुक्रिया रिस्पॉन्स, तीसरा है मूल्यन वैल्यूइंग, चौथा है प्रत्ययीकरण कंसेप्चुअलाइजेशन, पांचवा है व्यवस्थापन ऑर्गेनाइजेशन और छठवां है विशिष्टीकरण यानी कैरेक्टराइजेशन। जो मनोशारीरिक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन के जो उद्देश्य हैं उनमें सबसे पहला है उद्दीपन इम्पल्सन, दूसरा है कार्य करना मैनिपुलेशन, तीसरा है नियंत्रण कंट्रोल, चौथा है समायोजन कोऑर्डिनेशन, पांचवा है स्वाभाविकरण यानी नेचुरलाइजेशन और छठवां है आदत निर्माण यानी हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है। तो ये आपके हो गए 3, यानी जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उन्हें हम 3 पक्षों में बांट रहे हैं। आप सीधे सीधे तौर पे ये देखें कि हम ये कह रहे हैं या जो ब्लूम है या जिन लोगों ने इस क्षेत्र में काम किया है वे लोग ये कह रहे हैं जब हम विद्यार्थी को कुछ पढ़ाते हैं या सीखने के लिए उससे कुछ क्रियाएं करवाते हैं तो उसके व्यवहार में इन 3 क्षेत्रों में परिवर्तन देखे जाते हैं और उन 3 क्षेत्रों में परिवर्तन जो है इस प्रकार से इन स्टेप्स में देखे जा सकते हैं। ठीक है। तो हम जो ये आपके ज्ञानात्मक भावात्मक और जो मनोशारीरिक क्षेत्र के जो ये उद्देश्य अलग अलग दिए गए हैं इनकी व्याख्या जो अगले वीडियो में करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए थैंक यू।